हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नितेश सर जी के वाले में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग 10th क्लास का गद्य भाग का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, जो कि है विष के दांत। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको ध्यान से रखना है कि विष के दांत जो है कि किसने लिखा है। विष के दांत नलिन विलोचन शर्मा ने लिखा। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था, जो कि पटना के बदर घाट में हुआ है। वे दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान थे। उनके पिता का नाम रामावतार शर्मा थे। उनके पिता का नाम क्या थे? रामावतार शर्मा। और उनके माता का नाम रत्नावली शर्मा थे। तो आपको याद रखना कि नलिन विलोचन शर्मा के पिताजी का नाम रामावतार शर्मा और माता का नाम रत्नावती। उसका जन्म हुआ 18 फरवरी 1916 को, जो कि पटना के बारा घाट में हुआ। वह क्या थे? वह प्रख्यात थे किस चीज में? दर्शन और संस्कृत में विद्वान थे। उनकी स्कूल की पढ़ाई पटना में हुई। उनकी स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई थी? पटना में। उन्होंने अनेक पुराने शब्दों को नया जीवन दिया। यानी आधुनिक युग में उस शब्द को क्या किया? प्रेरित करके आगे बढ़ाया। उन्होंने अनेक मध्य वर्ग के लोगों को भी उजागर किया। ठीक है, जितने कि मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, कम पैसे हैं, उन्हें भी बहुत सा मोटिवेशन करके उन्हें क्या किया? आगे बढ़ाया। फिर कहता है, यह कहानी सामाजिक भेदभाव, लिंग भेदभाव, आक्रामक स्वार्थ की छाया में पलते हुए प्यार दुलार के कुपरिणामों को उभारती हुई सामाजिक समानता एवं मानवाधिकार की महत्वपूर्ण वानगी पेश करती है। कहने का सेंस कि नलिन विलोचन शर्मा जी कहते हैं कि समाज में रहने वाले गरीब अमीरों के बीच जो भी समस्याएं हैं उन्हें दूर करने की बात करती है, ताकि एक दूसरे में क्या करे? प्रेम भाव बना रहे। ये नलिन विलोचन शर्मा का ये उद्देश्य था कहानी का। फिर आगे कहता है कि सेन साहब, ये तो आपका ये क्या हो गया? आपका ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, फिर यहाँ देखिए, उनकी मृत्यु 12 सितंबर 1961 ईस्वी को हुई थी। तो उसकी मृत्यु कब हुई थी? 12 सितंबर 1961 ईस्वी में। उनकी कुछ रचनाएं हैं, दृष्टिकोण, मानदंड, आलोचनात्मक ग्रंथ भी है आदि। उनके और बहुत सारे रचनाएं और ग्रंथ भी लिखे हुए हैं, पर हम लोग 2 ही 3 दिए हैं। ठीक है, अब एक बार हम लोग इसको फिर से समझते हैं। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। उनके पिताजी का नाम रामावतार शर्मा थे। उनके माता का नाम रत्नावती शर्मा थे। वे दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान थे। ठीक है, उनकी विष के दांत के लेखक जो है कौन थे? नलिन विलोचन शर्मा थे। और विष के दांत क्या है? एक कहानी है। फिर आगे कहता, उनकी पढ़ाई जो है, स्कूल की पढ़ाई कहाँ से? पटना से की है। उन्होंने अनेक पुराने शब्दों को नया जीवन दिया है। उन्होंने अनेक मध्य वर्ग के लोगों को उजागर किया है। यह कहानी विष के दांत की कहानी का अर्थ होता है कि सामाजिक भेदभाव, लिंग भेदभाव, यह सबको क्या करना? दूर रहना। कहने का सेंस कि समाज में किसी के ऊपर भेदभाव नहीं करे। पुरुष, स्त्री, महिला, ये सब किसी पे भी क्या हो? कोई भी भेदभाव नहीं हो। फिर उसके बाद आगे कहता है कि उनकी मृत्यु 12 सितंबर 1961 को हो गई। उनका जन्म हुआ 1916 में। ठीक, और उनका मृत्यु कब हुआ? 1961 में। देखिए 1916 61, ये 1 6 और 6 1 उल्टा हो गया। तो 1916 में विलोचन शर्मा के जन्म हुआ और 1961 में उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। उनके कुछ रचना, दृष्टिकोण, मानदंड, आलोचनात्मक ग्रंथ इत्यादि। अभी हम लोग नलिन विलोचन शर्मा के बारे में सब कुछ क्या कर दिए? हम लोग जान गए, समझ गए। उसके बाद देखते हैं कि इनके द्वारा जो कहानी लिखा गया है विष के दांत, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, विष के दांत जो है कि यह एक प्रकार का कहानी है। इसमें जो है एक बताया गया कि एक सेन साहब नाम के व्यक्ति थे और उनके एक गिरधर नाम के व्यक्ति क्या करते थे? किरानी थे, जो काम करते थे। ठीक है, सेन साहब की 5 बेटियां थी, जिनका की नाम था सीमा, शेफाली और रजनीश, और एक नाम था आलू और आरती। सेन साहब की 5 बेटियां थी और उनके एक सबसे छोटा लड़का था खोका। सेन साहब अपने छोटे बेटे खोका को जो इंजीनियर बनाना चाहता था, लेकिन उसको पढ़ाई में उतना मन नहीं लगता था। वह कुछ न कुछ छटपट करते रहता था। सेन साहब के यहाँ उनका एक किरानी जो काम करता था, उनका भी किरानी का भी एक बेटा था, जिसका की नाम था मदन। ठीक है, तो सेन साहब की जो 5 बेटियां थी, उनकी 5 बेटियों की स्वभाव बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही सुशील थी। वह सिर्फ पढ़ाई में ही अपना ध्यान रखती थी और शाम में 1 घंटा घर में ही 5 बहन अपने में खेलती थी। लेकिन
हाँ, ये पांचों बहनों के लिए डिसिप्लिन पूरी डिसिप्लिन थी। लेकिन उनके छोटा भाई जो खोका था वो बहुत ही शरारती और बदमाश था। उनकी घर में कि सभी बहनों और भाइयों में रहन सहन की तरीका ही अलग था। बहन लोग बहुत सुशील थी, लेकिन उनके भाई क्या थे, बहुत ही बदमाश थे। एक दिन की बात है कि सेन साहब के यहाँ जो है कि सेन साहब के पास एक गाड़ी भी था, जो कि गाड़ी का काले रंग था। वो गाड़ी का खरीदे थे, वो 7,500 में गाड़ी खरीदा था। सेन साहब के यहाँ उनका एक किरानी जो था गिरधर का बेटा एक बार खेलते खेलते उसके घर के पास आया और उसका क्या किया, गाड़ी को छूने का कोशिश किया। तभी जो है कि सेन साहब के ड्राइवर ने उसे धक्का मार के उसे भगा दिया। और फिर क्या हुआ, उसे धकेल दिया। धकेलने से क्या हुआ, उसके पैर में घुटनों में चोट लग गई और उनके क्या हो गया, मदन के पैर से खून निकलने लगा। मदन कौन था, मदन गिरधर का बेटा था। गिरधर जो है कि कौन था, सेन साहब का किरानी था, जो कि उसको अलग रहने के लिए जगह दे दिया था। ठीक है, फिर मदन का क्या हुआ, घुटनों से खून निकलने लगे। तभी उसकी मदन की वहाँ माँ ने वो ड्राइवर साहब से बहस करने लगा कि तुमने बच्चों को क्यों धकेला, बच्चे को क्यों पीटा। तभी दोनों में ज़्यादा बहस होने लगी और तब जाके सेन साहब आए तो सेन साहब ने बोला कि उसको मदन की माँ को कि देखो तुम मदन को लेके जाओ, यहाँ शरारती मत करने दो, ठीक नहीं होगा। तभी जो है कि मदन की माँ ने मदन को लेके घर चले गया और उन्हें फिर क्या हुआ, समझाया बुझाया। फिर कुछ दिनों की बात है कि मदन अपने मोहल्ले में ही लट्टू नचा रहा था सभी दोस्तों के साथ, और खोखा अपने घर से खेलते खेलते मदन की ओर चले गया। वहाँ देखा कि सभी लोग लट्टू नचा रहे थे, तो तभी खोखा का भी क्या हुआ, मन हुआ कि लट्टू नचाएं। तो लेकिन मदन ने बोला कि नहीं, तुमको हम यहाँ नहीं खेलने देंगे, तुम हमको गाड़ी नहीं छूने दिया था। तो जो है ना, खोखा को पूरा गुस्सा आ गया। क्यों, क्योंकि खोखा अपने घर में बहन लोग को भी पीट देता था गुस्सा में, इसलिए उनका वो आदत बना हुआ था झगड़ा करने का। तभी जो है कि खोखा ने एक थाप जो है कि उसको मार दिया, किसको, मदन को। तो मदन को भी गुस्सा आया, तो मदन ने भी दे दिया पूरा, तो मदन ने भी उसे पीट दिया। फिर खोखा रोते रोते घर गया। तो खोखा क्या हुआ, रोते रोते घर गया और फिर वहां जाके अपनी सारी बातें अपने माँ बाबूजी को बताया। फिर ये माँ बाबूजी जो है कि गिरधर आया उस काम करने। तो गिरधर को बोला कि देखो गिरधर, तुम्हारा बेटा बहुत ही शरारती है, ठीक ना, तो तुमको हम काम से निकाल दिए। तो गिरधर को क्या हुआ, काम से उसको निकाल दिया। और फिर घर जाके गिरधर जो अपनी पत्नी को बोलता है कि देखो कि हमें जो है कि सेन साहब ने नौकरी पर से निकाल दिया है, ठीक है। तब फिर बोला कि इसका कारण क्या हो सकता है, बोला इसका कारण खोखा को जो है मदन ने पीटा है। फिर रात हो गई, तो खोखा जो है कि खोखा को पीटने के बाद मदन घर गया। तो मदन घर जाने में उसको पूरा डर लग रहा था। वो दिन भर इधर घूम फिर के समय बिता लिया और रात में 7-8 बजता, उसके बाद घर गया। चुपके से घर जाके वह क्या किया, खाना खाया और खाना खा के चुपचाप सोचा कि घर से निकल जाएंगे। तभी उनका पैर से क्या हुआ, एक बर्तन से उनका पैर में ठोकर लग गया। जैसे ही बर्तन में ठोकर लगा तो उनके पापा क्या हो गए, जग गए। तभी बाहर आके देखा कि मदन वहाँ पे था। तो मदन को बोला, मदन रुको, तुमने क्या किया करके आया है। तो मदन ने ये सभी घटनाएं बताई कि ऐसे ऐसे मैं खेल रहा था, उससे मारपीट हुई। तो मदन के पिताजी जो गिरधर थे, तो गिरधर जी ने बताए कि मैंने अपने मालिक के सामने, यानी मालिक उनका सेन साहब, कि अपने मालिक के सामने आज तक ऊंची आवाज में कभी बातें नहीं की है, और तुमने उनके ही बेटे को क्या कर दिए, पीट दिए। खैर जो हुआ सो हुआ, मुझे अपने बेटे पे गर्व है कि उन्हें अगर कोई दिक्कत दे रहा था तभी मेरे बेटे ने उन्हें पीटा, तो अच्छा ही किया, जो हुआ सो हुआ, ठीक है। तो इस तरह से गिरधर ने अपने पुत्र को स्वीकार किया और क्या किया, अपने पुत्र के ऊपर वो नाज किया कि हाँ मेरा बेटा जो है कि जैसा भी है मेरे लिए अच्छा है, ठीक है। आपको क्वेश्चंस पूछेगा कि इस कहानी से आप क्या समझते हैं या इस कहानी के बारे में लिखे। तो इस कहानी का जैसे कि कुछ क्वेश्चंस भी है कि सेन साहब मदन, कासू और गिरधर के चरित्र के बारे में बताएं या चरित्र चित्रण के बताएं। तो याद रखना है कि सेन साहब जो है कि वह गिरधर के मालिक थे, वह थोड़ा अलग ढंग का ही विचार के आदमी थे। वह समाज के हितों के वर्गों के बारे में वो नहीं सोचते थे, वह सिर्फ अपने बारे में ही सोचते थे, ठीक है। और फिर याद रखना है कि मदन जो है कि गिरधर का बेटा था, वह शांत स्वभाव का लड़का था, ठीक है। वह भी कुछ करना चाहता था, बट उनके पास बहुत सारी समस्याएं थी। और फिर आता है गिरधर जो है कि मदन के किरानी था, ठीक है।
और वह बहुत ही गरीब परिवार से था। सेन साहब ने उन्हें क्या कर दिया, निकाल दिया गया। ठीक, फिर आगे कहता है कि सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव को अपने शब्दों में वर्णन करें। ये क्वेश्चंस का कहने का सेंस कि सेन साहब अपने पुत्रियों को यानी बेटियों को उतना आज़ादी नहीं देते थे इधर उधर जाने उन्हें का, और उनके पुत्र को क्या था, पूरी आज़ादी थी। तो बस यही अंतर है, भेदभाव है कि लड़कियों और लड़कों में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था विष के दांत के कहानी के सारांश लिखे, यानी विष के दांत के कहानी के बारे में लिखे। अभी हम आप लोग को जितना समझाएं जितना बोले इस सब को क्या करना है, अपने भाषा में लिख देना है। ठीक है, वही हो गया आपका विष के दांत के कहानी का सारांश। देखिए इसमें से कुछ पॉइंट अगर छूटा होगा आपका, जैसे कि आपको बोलेगा कि आपका सेन साहब जो है कि मदन को इंजीनियर बनाना भी चाहता था, समझ गए ना, ये सब भी बात है। सेन साहब के यहाँ जो है कि उनका दोस्त लोग आ गया, आपस में डिस्कस कर रहा था, उसने जो है सेन साहब के बेटे खोखा ने उनके गाड़ी का हवा निकाल दिया था। ये सब भी इसमें ये सब बातें, पर हमने आपको कुछ ही चीज़ें समझाई जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही अच्छा रहा। आप लोग ध्यान से इसको समझिए और सीखिए। और ये जो क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन जो कहानी पढ़िए समझिए, उसको अपने भाषा में लिखिए, बस यही। अब ये आपका ये 3 क्वेश्चन जो कि एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग विष के दांत के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखते हैं जो कि आपको बार बार एग्जाम में क्या करता है, पूछे जाते हैं। ठीक है, काट दिया था, काटे न थे, मतलब बीच में रोके थे वीडियो। अब बोलना तो रिकॉर्ड हो जाएगा ना, रिकॉर्ड हो रहा है तो फिर उसमें कट करके। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका विष के दांत का। नलिन विलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं, महल वाले। ठीक है, फिर आगे कहता है रक्त शब्द का अर्थ क्या है, रक्त शब्द का अर्थ है ईर्ष्या। मदन पड़ोसियों के आवारगर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था, तो लट्टू नचा रहा था। सेन साहब के पास किस रंग के मोटर कार थे, तो काला रंग का। विष के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है, तो विष के दांत तथा अन्य कहानियां हैं। वाकिफ शब्द का अर्थ क्या होता है, तो परिचित होता है। वाकिफ शब्द का अर्थ क्या होता है, परिचित। नलिन विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने, सन 1959 ईस्वी में। नलिन विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने, सन 1959 ईस्वी में। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से हुआ है, नलिन विलोचन शर्मा की कविताओं से हुआ है। फिर कहता है नलिन विलोचन शर्मा की कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए हैं, तो मनोवैज्ञानिकता का। फिर उसके बाद क्वेश्चन आता है विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है, तो मध्य वर्ग के लोगों को क्या करती है, उजागर करती है। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है, तो तमिल भाषा का शब्द है। ठीक है, खोखा खोखी आपको याद रखना है किस भाषा का है, तो तमिल भाषा का। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, सेन साहब की 5 लड़कियां थी। फिर कहता है सोफर शब्द का अर्थ क्या है, ड्राइवर। सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है, ड्राइवर। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी किस पात्र से किसने कही है, तो सेन साहब ने। सेन साहब ने ही ना गिरधर को बोला था, उसका पुत्र जो गाड़ी छुआ था। फिर आगे बोलते हैं नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई, तो 12 सितंबर 1961 ईस्वी को उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था, अपने पिता के हाथों से मदन क्या होता था, पिटता था। विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है, तो विष के दांत कहानी के साक्षात्कार कौन है, नलिन विलोचन शर्मा है। गिरधर लाल कौन था, गिरधर लाल मदन का पिता था, या फिर सेन साहब का क्या था, नौकर था, किरानी था। सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी, तो उनकी 5 लड़कियां सुशील थी। सेन साहब अपने पुत्र खोखा को बनाना चाहते थे, बिजनेसमैन या इंजीनियर, दोनों में से दोनों बनाना चाहते थे, लेकिन वह इंजीनियर फिर धीरे धीरे बिजनेसमैन। तो समय के हिसाब से उसने बदला। तो सेन साहब अपने पुत्र खोखा को बनाना चाहते थे बिजनेसमैन या इंजीनियर। मदन की उम्र क्या थी, 5-6 साल का था। मदन कितना उम्र का था, 5 से 6 साल का था। कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था, तो लट्टू के खेल में। कासू कौन था, खोखा को ही कासू, खोखा का ही नाम कासू था, जो कि सेन साहब का पुत्र का नाम कासू हुआ। उसे प्यार से खोखा भी कहते थे। कासू जो है लट्टू नचाने के लिए